हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और केमिस्ट्री फॉर सीईटी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा इस सिलेबस का सीईटी के लिए जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका ये आखिरी चैप्टर है। इसका नाम है कार्बन कंपाउंड। सीबीएसई बोर्ड में ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नाम से ये चैप्टर है। स्टेट बोर्ड में 9th में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, क्योंकि कार्बन मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है मेन, ठीक है ना। क्लास 11 से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ेंगे तो वही सब बेसिक आप इसमें पढ़ते हैं। ये चैप्टर काफी बड़ा है तो इसको 3 4 5 लेक्चर में खत्म करना एक बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि काफी बड़ा है। जनरली जब ये क्लास में होता है तो इसमें कम से कम 15 to 18 लेक्चर इसमें लग जाते हैं कम से कम होने में। तो हम उतनी ही चीजें पढ़ेंगे जितना बुक में है, और उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो बातें हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले कुछ बेसिक समझ लो। चैप्टर है कार्बन के ऊपर। व्हाट इज कार्बन? आपको पता है कि कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका सिंबल होता है सी, एलिमेंट का सिंबल भी होता है, एंड इट्स ए नॉन मेटल। ये बात पता होनी चाहिए कि ये मेटल है या नॉन मेटल, तो ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2,4। और अगर अबाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये ग्रुप 14th का एलिमेंट है, और इसका पीरियड क्या है पीरियोडिक टेबल में? सेकंड पीरियड एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में कार्बन ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 2 का एक एलिमेंट है। कार्बन के ऊपर ही चैप्टर क्यों बना है, ये सब बातें आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तब उसमें पढ़ी होंगी कि कार्बन में काफी सारी विशेषताएं होती हैं इस प्रकार की। वैलेंसी की बात किया जाए तो कार्बन की वैलेंसी आपको याद रखनी है, कार्बन की वैलेंसी है 4। 2 और 4 दोनों होती है, लेकिन जनरली जो कार्बन की वैलेंसी हम लोग यूज करते हैं वो है 4। तो पहले तो ये जनरल बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं। ये चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ने के लिए जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिस्ट्री है उसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि लैब में बनने वाला पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। देखो, काफी समय तक ऐसी थ्योरी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कार्बन वाले कंपाउंड वो क्या बोलते हैं, लैब में नहीं बनाए जा सकते। वो लिविंग थिंग्स में ही मिलते हैं, एनिमल या प्लांट, कोई भी लिविंग थिंग हो सकता है, उनके अंदर ही पाए जाते हैं। लेकिन बाद में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहला बनाया गया था, तो वो कौन सा था? वो था यूरिया। आपको याद रखना है कि यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड। इसका फॉर्मूला है NH2CONH2। ये यूरिया का फॉर्मूला है और ये पहला कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया था। इसको बनाया किसने था ये भी आपको याद रखना है। इसका नाम है साइंटिस्ट का फ्रेडरिच वोलर। फ्रेडरिच वोलर वाज द साइंटिस्ट हु मेड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, और कंपाउंड बना था यूरिया। इसकी रिएक्शन भी पूछ ली जाती है कि ये कैसे बना था, तो आपको याद रखना है कि ये कैसे बना था इसको। तो ये कुछ ऐसे बना था कि एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट, NH4CNO, ठीक है ना। इसका नाम है अमोनियम साइनेट। इसको हीट किया गया, गर्म किया गया, और हीट करने से इसमें कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखने को मिली और बन गया NH2CONH2। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है? क्या ये कॉम्बिनेशन है? क्या ये डिकम्पोजिशन है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट? ये इनमें से कोई भी रिएक्शन नहीं है। आ रही बात में? ना ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है कॉम्बिनेशन वाला। डिकम्पोजिशन भी नहीं है क्योंकि एक रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट भी एक है। तो ये रिएक्शन क्या है? इट्स अ सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इट्स अ सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एटम्स ने आपस में रीअरेंज करके एक नया कंपाउंड बना दिया। पहले भी इसके अंदर एक नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, मतलब 2 नाइट्रोजन है, एक ये है एक ये है। अभी भी इसके अंदर सेम वही है, 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, सब कुछ सेम वैसा का वैसा ही है। तो ये एक सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन उस टाइप की रिएक्शन नहीं है ये। तो अमोनियम साइनेट से बना था, ये है यूरिया, पहला बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी है। क्या? कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सबके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, दैट इज कार्बन। एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता ही होता है। इसके बाद आता है बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग इन कार्बन।
कार्बन के अंदर कौन सी केमिकल बॉन्डिंग पाई जाती है? तो देखो केमिकल बॉन्ड में आप दो केमिकल बॉन्ड मेन पढ़ते हैं, एक आयनिक बॉन्ड जो इससे पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, और एक है कोवेलेंट बॉन्ड। तो वही वाला है, कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, ये याद रखना है। कार्बन के अंदर कौन सी बॉन्ड पाई जाती है? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं फिर इसको समझना पड़ेगा। ऐसे बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। दूसरी बात, ये हमेशा नॉन मेटल्स के बीच ही बनते हैं, नॉन मेटल्स के बीच ही बनते हैं, जैसे कि CH4 CO2, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल हैं। ओके, इसके बाद आता है कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी हमको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड जनरली 3 टाइप के होते हैं मेन। कौन कौन से? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है ना। ये 3 ही टाइप के बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड वो होता है जो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया जो, भाई कोवेलेंट बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है और वो कुछ ऐसा होगा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो CH4 के अंदर आप देखोगे कि एक कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इस तरह से होते हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह से जैसे वाटर, तो वाटर के अंदर आप देखोगे कि ऑक्सीजन के साथ में ये सिंगल सिंगल बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड उसे सिंगल बॉन्ड बोलते हैं और उसे स्ट्रेट लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन दो की शेयरिंग करेंगे और ये डबल, इस तरह की डबल लाइन से बनाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैसे CO2। अगर आप CO2 के मॉलिक्यूल को देखोगे तो इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड इस तरह से देखने को मिलेंगे, जैसे CO2। इसके अलावा एक एथीन होता है, एथीन समझते हो ना, पॉलीथीन जिससे बनता है C2H4। ये वाला मॉलिक्यूल भी कुछ इस तरह का होता है, इसके अंदर कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, बाकी 4 इसके अंदर सिंगल बॉन्ड भी हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ बने हैं। इसके अलावा एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह का होता है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। इसी प्रकार एक होता है एसिटिलीन, इसको बोलते हैं C2H2। C2H2 इसको इथाइन भी कहते हैं और एसिटिलीन इसका कॉमन नेम है, इथाइन इसका IUPAC नेम है। और दूसरी बात यह है कि ये गैस वेल्डिंग पर्पज से यूज होती है। काफी बार पूछा गया है कि वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस है? C2H2। कैसे बनेगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। आगे बात हमने, तो ये बात हमने कर ली कार्बन कार्बन के बीच में होने वाली बॉन्डिंग की। ओके, इससे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन अब तक क्या हैं, जरा उसकी बात एक बार कर लेते हैं। इस टॉपिक से जैसे अभी तक जितना बताया है उसमें से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे कि नंबर ऑफ, देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे मान लो दे दिया पेंटेन, पेंटेन में आपको पेंटेन एक दे दिया गया है, उसका फॉर्मूला है C5H12। पेंटेन में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है, ठीक है ना। पहला तो यह है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताना है। दूसरा कि टोटल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ये बताना है। इस तरह का क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले पेंटेन का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। तो पेंटेन के अंदर 5 कार्बन है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, ये 5 कार्बन इस तरह से बना दिए। फिर उसके बाद कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यानी कि हर कार्बन कम से कम 4 बॉन्ड बनाएगा। अब 5 कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया, अब बचा कौन है? हाइड्रोजन। तो हर जगह एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिए इस तरह से। ये हाइड्रोजन लगा दिया, इस पे 2, इस पे 2, 2 और यहाँ पर 3। तो इस तरह से ये पेंटेन का मॉलिक्यूल है। पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि इसके अंदर टोटल 16 कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। पेंटेन मॉलिक्यूल के अंदर 16 कोवेलेंट बॉन्ड टोटल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि एक बॉन्ड में, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है,
तो एक बॉन्ड के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। एक सिंगल बॉन्ड के अंदर टोटल कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कितने टोटल बॉन्ड है? 16। टोटल बॉन्ड कितने? 16। एक बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो 16 2 जा 32, यानी कि 32 इलेक्ट्रॉन्स की टोटल इसके अंदर शेयरिंग हुई है, तब जाके ये मॉलिक्यूल बना है। ओके, ठीक है। तो कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। सिंगल 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, डबल 2 और ट्रिपल 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जो सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं उनमें भी देखने को मिल जाती है, जैसे H2 का मॉलिक्यूल है तो इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। जो O2 मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में भी है। ये ऑक्सीजन के, भाई कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है, तो हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल हैं, ये भी ऑक्सीजन नॉन मेटल है। और ट्रिपल बॉन्ड देखा जाए तो नाइट्रोजन के में इस तरह के ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाते हैं। दोनों मॉलिक्यूल और दोनों एटम नाइट्रोजन के नॉन मेटल हैं और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 इसलिए सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 इसलिए डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 इसलिए ट्रिपल बॉन्ड। आगे बात सुनिए, आप इस तरह से नहीं लिख सकते कि ये 3 बॉन्ड बना दो, ये गलत है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, कोई भी एलिमेंट जितनी वैलेंसी है उतने ही बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। आगे बात सुनिए, इसलिए हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2, या तो ऐसे बना ले या ऑक्सीजन ऐसे बना ले। यहां पर भी आप देखो ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, ये H2O है, वाटर। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, हाइड्रोजन ने सिंगल, हाइड्रोजन ने सिंगल। जिसकी जितनी वैलेंसी वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा, उससे ज्यादा नहीं बनाएगा। इसके बाद एक सवाल उठता है कि कार्बन आखिरकार इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों फॉर्म करता है? सबसे ज्यादा कंपाउंड देखे जाए तो कार्बन के होते हैं, और इसी के चलते एक अलग केमिस्ट्री बनानी पड़ गई कार्बन की, जिसको बोला गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। आप खुद देखो, इस चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड। सोडियम कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड, और किसी के नाम से क्यों नहीं आया? कार्बन को इतनी स्पेशलिटी, इतनी ज्यादा मतलब वरीयता क्यों दी गई है? इतना स्पेशल क्यों है कार्बन? क्योंकि कार्बन में कुछ ऐसी बातें हैं जो बाकी एलिमेंट्स में नहीं है। अब उन्हीं बातों की बात करनी है कि कार्बन में ऐसी क्या बात है। व्हाई डज कार्बन फॉर्म सच ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? तो आंसर है ड्यू टू वर्सेटाइल नेचर। हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर ऐसा क्या है जिसकी वजह से कार्बन इतने कंपाउंड बनाता है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देखिए, कुछ खास खास कारण हैं इसके पीछे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्सेटाइल नेचर में नंबर 1 उसके कुछ रीजन है। सबसे पहला है कैटिनेशन। कुछ प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर जो कमाल की है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नंबर 1 प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। क्या होता है कैटिनेशन? कैटिनेशन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट अपने जैसे दूसरे एलिमेंट के साथ में जुड़ के, जैसे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकता है। बाकी किसी एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। तो क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। जैसे कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में मिलकर इस तरह से बहुत लॉन्ग चेन बना सकता है, ठीक है ना? 2 कार्बन वाला कंपाउंड भी मिलेगा, 3 कार्बन वाला कंपाउंड भी मिलेगा, 4 कार्बन वाला भी मिलेगा, 5 कार्बन, 10 कार्बन, 20 कार्बन, 50, 100, 1000, 500 वाले कार्बन मिलेंगे। और इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन एक और प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन के कंपाउंड, जिसे बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। आपने पॉलीमर्स पढ़े होंगे जरूर कहीं ना कहीं लाइफ में, ठीक है ना? सीबीएसई और नेयर्स में पढ़े हैं, और स्टेट वालों ने 10th में पढ़ा होगा इसको। तो पॉलीमराइजेशन जो होता है, और 8th में भी है, स्टेट के भी वैसे। तो पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है कि बहुत लॉन्ग चेन किसी मोनोमर से मिला के बहुत लॉन्ग चेन बनाई जाती है, प्लास्टिक्स वगैरह, और इसी चीज को बोलते हैं। और ये जो पॉलीमराइजेशन है ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से है, क्योंकि कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे कार्बन के साथ में जुड़ के लॉन्ग चेन बना सकता है। और जितनी देखो, अगर 2 कार्बन ये एक अलग कंपाउंड है, 3 कार्बन अलग कंपाउंड, 4 कंपाउंड, 10 कार्बन अलग कंपाउंड, 11 कार्बन एक अलग कंपाउंड, 12 कार्बन पे एक अलग कंपाउंड, इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते रहेंगे और नंबर ऑफ कंपाउंड भी बढ़ते रहेंगे। तो इस ये वजह है कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड होने की। ओके, तो पहला रीजन है
जो वर्सेटाइल नेचर यानी कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करने का, दैट इज कैटिनेशन। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए कार्बन की, तो दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जैसे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मान लो इन तीनों, ये तीन अलग अलग कंपाउंड है, मान लो ये तीनों कंपाउंड अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और बॉन्ड बदलने की वजह से भी कंपाउंड बदल जाते हैं, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज वन ऑफ टू ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। Due to this, carbon forms such a large number of compounds, single, double, triple। तो यही बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन कर सकता है। तीसरा रीजन है इसकी टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, ठीक है ना। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मीन्स क्या होता है? 4, मतलब वैलेंसी कितनी है कार्बन की? 4। अब इससे क्या होता है वैलेंसी टेट्रा होने से? कार्बन के पास 4 ऑप्शन है, जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है इस तरह से। अब चारों पे आप हाइड्रोजन लगा दो तो एक अलग कंपाउंड, एक पर आप हटा के क्लोरीन लगा दो एक अलग कंपाउंड, एक पे ब्रोमीन लगा दो अलग कंपाउंड, एक पे फ्लोरीन लगा दो अलग कंपाउंड। तो बहुत 4 ऑप्शन है कार्बन के पास में बदलने के लिए। तो जितनी जितनी बार ये एटम बदलते रहेंगे हर बॉन्ड्स पे, एक नई चीज बनती जाएगी। ठीक है, तो टेट्रावेलेंसी यानी कि वैलेंसी 4 होने का भी एक कारण है कार्बन के वर्सेटाइल नेचर का, जिसकी वजह से इतने ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। फोर्थ रीजन इसका देखा जाए तो हो सकता है दैट इज आइसोमेरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नेक्स्ट ईयर भी पढ़ना है 11th-12th में। ठीक है ना, ये आपके 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक ठाक पढ़े जाने वाला एक टॉपिक है। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? कार्बन में की कंपाउंड में एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है कि क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है कि दो कंपाउंड्स होंगे, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर अलग होंगे, और इस वजह से वो दोनों कंपाउंड भी अलग होंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के अलग हैं, इस वजह से वो दोनों कंपाउंड भी अलग हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो हम थोड़ा आइसोमेरिज्म के बारे में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे क्या है एग्जाम्पल इसका, मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, C4H10, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, C4H10 को बोलते हैं ब्यूटेन। अब C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दो अलग अलग कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना, C4H10 के दो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे, एक का नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन, इसको बोलते हैं एन ब्यूटेन। और अगर एक कार्बन ऐसे कर दो आप और एक कार्बन को बीच वाले से जोड़ दो तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटेन। ठीक है ना, तो देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दो अलग अलग कंपाउंड बने, एक का नाम है एन ब्यूटेन, एक का नाम है आइसोब्यूटेन, और दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी काफी हद तक एक दूसरे से अलग होगी। ठीक है ना, दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से काफी हद तक अलग है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आइसोमेरिज्म का, आइसोब्यूटेन का, ब्यूटेन का। ठीक है ना, इसी प्रकार एक अलग फॉर्मूला अगर हम ले लें, जैसे कि मान लो C5H12, इसको बोला जाएगा पेंटेन। ठीक है ना, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10, लेकिन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तीन अलग अलग कंपाउंड बनाता है कार्बन। पहला का कंपाउंड होगा जिसमें सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में होंगे, इसको बोलेंगे एन पेंटेन। जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में लिखी होगी तो उसके नाम में सिर्फ एन लगाना है, एन का मतलब है ना यहाँ पे नॉर्मल, ये एक नॉर्मल पेंटेन है जो जनरली हम पढ़ते हैं। इसके अलावा दूसरा, इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से दूसरा कंपाउंड बनेगा कि आप 4 कार्बन को एक साथ इस तरह से लिख दो और 5वें कार्बन को इन दोनों में से किसी भी एक कार्बन से लगा दो, यहाँ लगा दो, इसका नाम हो जाएगा, इसको बोला जाएगा आइसो पेंटेन। ठीक है ना, एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन। और तीसरा इसका तरीका ये हो सकता है, तीसरा कंपाउंड बनाने के लिए 3 कार्बन को एक साथ में लिखो, चौथे को यहाँ लगाओ और 5वें को इसके ऊपर लगाओ। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड को जिसमें कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिरा हुआ हो, इसको बोला जाएगा नियो पेंटेन। तो क्या आप देख सकते हैं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से C5H12 से कार्बन, इस
इस मतलब C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से 3 अलग अलग कंपाउंड पॉसिबल हैं। एक का नाम है एन-पेंटेन, एक है आइसोपेंटेन, एक है नियोपेंटेन, और तीनों कंपाउंड एक दूसरे से काफी हद तक अलग हैं। इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से काफी भिन्न है। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बस यही पूछे जाते हैं कि इस से कितने पॉसिबल हैं। तो आपको याद रखना है ब्यूटेन से 2 आइसोमर पॉसिबल हैं, पेंटेन से 3 आइसोमर पॉसिबल हैं, और इसके अलावा एक हेक्सेन तक पूछा जा सकता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। इन्हीं 3 से ही पूछेगा अगर पूछेंगे तो क्वेश्चन। और तीसरा है C6H14 जिसको बोलते हैं हम हेक्सेन। हेक्सेन से देखा जाए तो लगभग हेक्सेन से 5 आइसोमर पॉसिबल हैं। इसके टोटल 5 आइसोमर पॉसिबल हैं। बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो, ब्यूटेन से 2, पेंटेन से 3 और हेक्सेन से 5 आइसोमर तक बनाए जा सकते हैं। वो कुछ ऐसे बनेंगे। पहला तो पांचों को एक लाइन में रख दो। ये कितने 6 कार्बन है ना, हाँ, एन हेक्सेन के बाद पांचवे को यहां रख दो, एक बार यहां रख दो। ठीक है, देखो ये सारे कंपाउंड अलग हैं। ठीक है, 3 तो ये बन गए। चौथा बनाने के लिए इस बार 4 कार्बन रखो, 1 2 3 4, और एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो। ये एक नया कंपाउंड है, और अगली बार में 4 रखने के बाद एक को यहाँ रखो, एक को यहाँ रखो। तो ये 5 अलग अलग कंपाउंड हैं जो हेक्सेन से बनाए सकते हैं। ठीक है ना, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ में इतने सारे कंपाउंड। और एक बात और, हर जगह हाइड्रोजन लगा हुआ है। जहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जहाँ जहाँ यहाँ तो मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हर जगह हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पर तो नहीं, क्योंकि 4 बॉन्ड है। कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो जितने बना रखे हैं पहले से ठीक है, बाकी जितने बचे हैं वहां पर उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे इस चैप्टर में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि यही इस चैप्टर की मेन जान है। क्योंकि हाइड्रोकार्बन की ही स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। एक समय तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी कि लिविंग थिंग्स के कंपाउंड को पढ़ने की केमिस्ट्री को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन फ्रेडरिच वोलर ने जब पहला कंपाउंड यूरिया बनाया लैब में, उसके बाद से समझ में आ गई ये बात सबको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनेंगे जरूरी नहीं है, मतलब सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से मिलेंगे जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑल्सो सिंथेसाइज इन लैब। तो ये बात वहां से क्लियर हो गई थी। इसके बाद नई डेफिनेशन यह आई कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, नाम में ही दिख रहा है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो यानी कि ऐसा कंपाउंड जो बना है सिर्फ हाइड्रोजन कंपाउंड से। कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना, ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका मीथेन है। आपको पता है ये मीथेन है। मीथेन क्या होता है आपको पता है, ये सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और जो बायोगैस होती है, इन दोनों का मेन एलिमेंट मतलब मेन जो कंपोनेंट है वो मीथेन ही है।
सीएनजी में 90% और बायोगैस में भी लगभग 60-70% तक मीथेन गैस पाई जाती है, ठीक है ना। और ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है, वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल, काफी अच्छे से जलता है। इसके अलावा हो सकता है क्या बोलते हैं एथेन C2H6, इसके अलावा होता है C3H8 जिसको बोलते हैं प्रोपेन, एंड C4H10। आपको पता है प्रोपेन और ब्यूटेन इन दोनों से मिलके बनता है हमारा एलपीजी। एलपीजी जो होती है वो एक मिक्सचर है, एलपीजी इज द मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो ये बातें भी आप लोगों ने पढ़ी होंगी। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन और कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था C2H4, इसको बोलते हैं एथीन। एथीन ये वो है जो मोनोमर होता है पॉलीथीन का, जो पॉलीथीन बनता है वो इसी एथीन से बनता है। इसके अलावा C2H2 इसको बोलते हैं एसिटिलीन, और एथाइन नाम भी है एसिटिलीन, और ये हमारी वेल्डिंग गैस है। एक बात और याद रखना है आपको, एथीन यूज की जाती है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो फ्रूट्स वगैरह को पकाने के लिए तो उसके लिए भी एथीन गैस यूज की जाती है। एसिटिलीन यूज की जाती है वेल्डिंग पर्पज से। ओके, तो बात समझ आ गई। हाइड्रोकार्बन क्या है देख सकते हो, ये सारे के सारे कंपाउंड के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इतने हाइड्रोकार्बन आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मीथेन याद रखना है क्योंकि वो बायोगैस और सीएनजी में पाया जाता है, और एथेन में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। और प्रोपेन और ब्यूटेन याद रखना है क्योंकि वो एलपीजी के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन तो समझ में आ गया, एग्जाम्पल क्या है थोड़े बहुत लिख देते हैं यहाँ पे, चलो। CH4, C2H6, C3H8, C6H6, इसको बेंजीन बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा बेंजीन। C6H6 कैसा होता है बेंजीन, इस तरह का बेंजीन का स्ट्रक्चर भी बना होता है, जरूर पढ़ा होगा, उसको बेंजीन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारे हाइड्रोकार्बन हैं क्योंकि इनके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। अगला आता है कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या चीज है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझा जाए हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को, तो देखो डेरिवेटिव तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। डेरिवेटिव जो होता है जो चीज डिराइव की जाती है, यानी हाइड्रोकार्बन से जो चीज डिराइव की गई है, कोई भी चीज जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव की गई हो। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर किए जाएंगे। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, समझना इसको, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा भी कोई तीसरा एलिमेंट हो, समझे। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मतलब हो गया ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, भाई ऑर्गेनिक तो होगा, चाहे हाइड्रोकार्बन चाहे डेरिवेटिव हो, ऑर्गेनिक दोनों है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन तो होना ही होना है, हाइड्रोजन भी 90% केस में होता है, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन नहीं भी होता है, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन कार्बन सब में होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट देयर। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट भी हो, वो तीसरा एलिमेंट क्या हो सकता है, देखो जनरली तीसरा एलिमेंट या तो क्लोरीन होगा, या सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, और फ्लोरीन, ब्रोमीन, इस तरह की चीजें ही होंगी। कोई ना कोई नॉन मेटल ही होगा, ये फिक्स है, कोई ना कोई नॉन मेटल ही होगा, मेटल उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं इसके, जो आपको फेमस एग्जांपल जो आपको पता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के, जिनको आप लोगों ने यूज किया है आज तक, जैसे कि अब कुछ लोग के दिमाग में अगर CO2 आ रहा है तो मैं बता दूं CO2 नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, उसके अंदर कार्बन है, बट दिस इज नॉट ऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑक्साइड जो होते हैं कार्बन के वो ऑर्गेनिक नहीं होते, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों ही ऑर्गेनिक नहीं है, ये दोनों इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में गिने जाएंगे। इसके एग्जाम्पल देखा जाए तो आप लोगों को एसिटिक एसिड जरूर मालूम होगा। एसिटिक एसिड पता है सबको, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। क्या आप देख सकते हैं इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। ये एक हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। तो क्या ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ही, चाहे हाइड्रोकार्बन हो चाहे डेरिवेटिव, ऑर्गेनिक दोनों है, लेकिन ये डेरिवेटिव है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस कंपाउंड के अंदर हेट्रो एलिमेंट कौन सा है, हेट्रो HETRO, यानी कि थोड़ा प्रजाति से अलग एलिमेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो एक्सपेक्टेड है कि वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो दिख रहा है वो हेट्रो एलिमेंट है, क्या है, ऑक्सीजन। इसी प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा एथेनॉल,
इसे इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जिससे सैनिटाइजर और जो पीने वाला है वो भी दोनों काम हो जाते हैं। वो होता है C2H5OH, ठीक है ना। ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनके अंदर यही वाला अल्कोहल होता है। अल्कोहल के काफी ब्रांड हो सकते हैं अलग अलग, ये उनमें से एक है। इसको बोलते हैं इथेनॉल। इसके अंदर भी हेटेरो एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके अलावा एक होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोगों ने शायद सुना हो, पुरानी फिल्मों में क्लोरोफॉर्म का बहुत यूज था, ठीक है ना। पुरानी फिल्मों में जितनी भी वो फिल्मों में देखा होगा आप लोगों ने, रुमाल पे वो हैंकी पे रख के वो लगा देते थे किसी के नाक पे और वो बेहोश हो जाता था, तो उसके लिए क्लोरोफॉर्म यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। तो इसके अंदर हेटेरो एलिमेंट कौन सा है? क्लोरीन। क्लोरीन, ठीक है। इसके अलावा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CCl4। इसके अंदर भी क्लोरीन है। इसके अलावा एक हो सकता है मेथिनामीन, जिसका फॉर्मूला है CH3NH2। इसके अंदर हेटेरो एलिमेंट है नाइट्रोजन। पिरिडीन, पिरिडीन कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसके अंदर भी नाइट्रोजन। बेंजीन जैसा ही होता है, देखो बेंजीन और ये दोनों एक जैसे ही हैं, फर्क बस ये है कि इसके अंदर 5 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ 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 और यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये पिरिडीन है इसके अंदर। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता होना चाहिए C2H5SH, C2H5, देखो ये यहाँ लिखा है C2H5OH और ये लिखा है SH। यहाँ पे हेटेरो एलिमेंट कौन सा है? सल्फर। ये कंपाउंड याद रखना, इस कंपाउंड का नाम है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है ना, अजीब सा नाम है इसका, इथाइल मरकैप्टन। ये वो गैस है जो एलपीजी के अंदर मिलाई जाती है ताकि उसका लीकेज को डिटेक्ट किया जा सके। आपको पता है एलपीजी के अंदर कौन सी गैस है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसें ओडरलेस हैं, दोनों में स्मेल नहीं होती। अब अगर एलपीजी लीक करने लग गया तो कैसे पता लगेगा? भाई एलपीजी तो डेंजरस है, अगर मान लो घर में फैल गई तो फिर डेंजरस तो ही, धमाका हो सकता है उससे। उस धमाके से बचने के लिए उसके अंदर एक कंपाउंड मिलाया जाता है, इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन, C2H5SH। और इसके अंदर इसका फॉर्मूला ये है, इसके अंदर सल्फर एक हेटेरो एटम है, बाकी कार्बन हाइड्रोजन तो दिख रहा है, और ये लीकेज को पकड़ने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। तो अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने इतनी चीजें खत्म करनी। अब हाइड्रोकार्बन के जो क्लासिफिकेशन है उसको आगे पढ़ेंगे, और बाकी भी इसमें फंक्शन ग्रुप है और अलग अलग रिएक्शंस हैं। इसमें कुछ अलग टाइप की रिएक्शन देखने को मिलेंगी। मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन में जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो वो ऑर्डिनरी रिएक्शन है बहुत। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे कार्बन वाला चैप्टर, तो वहां पर आपको अलग तरह की रिएक्शन देखने को मिलेंगी, तो हम उसको भी देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।